हेलो एवरीवन। बीपीएससी 70th का हम सेकंड पेपर है इसमें, क्योंकि उस बीपीएससी 70th में दो पेपर हुए थे, एक दिसंबर में और एक हुआ था जनवरी में। तो जनवरी पे वाले पेपर का जो साइंस पोर्शन है उसका हम सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। और साइंस का नेचर जिस तरीके से चेंज हो रहा है, क्योंकि साइंस में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, तो उस सब को एक साथ समझते हुए साइंस का जो सोल्यूशन है बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे साइंस के सोल्यूशन को, तो ये आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 72nd के लिए जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये, राइट। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है आज हमारे साइंस वाले सेक्शन में। दिस इज द पेपर फ्रॉम जो कि लिया गया था 4 जनवरी 2025 को। द पेपर वॉज हेल्ड ऑन 4 जनवरी 2025 और सेक्शन आई है ये, सॉरी बुकलेट सीरीज आई है ये, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने सारे क्वेश्चन का नंबर भी रखा है, सो दैट इफ इन केस यू वांट टू मैच इट, सो आप इसको देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन लिए गए हैं, राइट। सो आई सीरीज का क्वेश्चन है और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। अब मैं ये बता दूं कि इसमें से कुछ 40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ माने जा सकते हैं, ठीक है। टफ जो 9th या 10th की जो साइंस की बुकलेट्स आती हैं एनसीईआरटी की, उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। सो इसलिए ये इसको टफ माना जाएगा, क्योंकि उसके लिए अगर आप बीपीएससी के साइंस के लिए आप 11th एंड 12th का अगर आपको पढ़ना पड़े साइंस, सो इट्स रियली टफ क्वेश्चन है ना, वो टफ माना जाएगा। सो टफ है। बाकी के कुछ मॉडरेट हैं और रेस्ट आर वेरी इजी। सो मॉडरेट वाले बहुत कम क्वेश्चंस हैं, इजी फिर ज़्यादा है और टफ भी ज़्यादा है, ऐसा मान सकते हैं। अभी आप पेपर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि पेपर का नेचर कैसा है, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि when antigens are introduced in the body through vaccination, antibodies are produced to fight off infection, ठीक है। बोल रहा है कि जब वैक्सीनेशन किया जाता है तो उस समय आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज इंजेक्ट किए जाते हैं, राइट। when antigens are introduced in the body through vaccination, antibodies are produced to fight off infection. So हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं टू फाइट इन्फेक्शन। सो इसमें पूछा जा रहा है कि बाय ओनली टी सेल्स, बाय बोथ बी एंड टी सेल्स, बाय ओनली बी सेल्स, नन ऑफ द एबव। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको इम्यूनिटी, ह्यूमन इम्यूनिटी पूरा तरीके से समझना पड़ेगा, और उसके लिए हमने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐड किया है, राइट। ये हमारा बी सेल है, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं, इसका नेचर ऐसा कुछ पिक्चर दिखता है, एनसीईआरटी से लिया मैंने डायरेक्टली। और इम्यूनिटी को समझने के लिए हम पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लेते हैं। इम्यूनिटी जो है वो दो तरीके की मानी जाती है। द फर्स्ट इज इनेट, जो कि बाय बर्थ होता है, जिस इम्यूनिटी के साथ आप पैदा होते हैं, इनेट है। सेकंड है अक्वायर्ड। अक्वायर्ड है जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम बीमारियों से लड़ते हैं, हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ने के लिए स्ट्रांग होती जाती है। सो दैट इज अक्वायर्ड, राइट। ये किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए होगी, ठीक है। या फिर हम जब मान लो कि कोई हम वैक्सीनेशन लेते हैं तो भी हमारी अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, वो हमारी इनेट इम्यूनिटी नहीं होगी। इम्यूनिटी थोड़ा वर्ड टंग ट्विस्टर टाइप है, राइट। सो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी वो, और जो हम जिसके साथ हम जन्म लेते हैं दैट इज इनेट। अब इनेट जो है वो नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए नहीं है। आपको पता है जब हम कोई इंजेक्शन लेते हैं, बीसीजी हो गया या फिर और किसी बीमारी के लिए लेते हैं, सो दैट इज वेरी स्पेसिफिक, किसी एक बीमारी के लिए लेते हैं। पर ये जो बाय बर्थ जो हमारी इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक नहीं है, वो हमारी पूरी बॉडी को एक साथ इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, राइट। जैसे कि बुखार से बचाएगा, जुकाम से बचाएगा और सारी चीज़ों से बचाएगा। सो दैट इज इनेट इम्यूनिटी, बाय बर्थ होता है हमारे को, और ये हमारे WBC प्रोवाइड करता है हमें, राइट। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, तो वो हो जाता है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखो आगे कि अक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो तरीके की होती है, जिसमें हम एक तो होता है हमारा प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी काम कैसे करता है, ये बॉडी के अंदर एक मेमोरी बनाता है, राइट। बॉडी के अंदर हम छोटा सा अमाउंट में कोई किसी भी बीमारी का एक अंश डालेंगे और उससे हमारी बॉडी उसको पहचान लेगी, और उस बीमारी से लड़ने के लिए बॉडी हमारी एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगी, राइट, जिसको बी सेल कहते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी इम्यूनिटी है, बी सेल, बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं इसको। लिम्फोसाइट एंड ल्यूकोसाइट क्या होता है मैंने उसको अभी जस्ट अभी एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी थोड़ी देर के लिए लिम्फोसाइट समझो, ठीक है। सो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। बी लिम्फोसाइट जब दोबारा आपकी बॉडी में फिर से अटैक होगा, राइट, उस समय बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट्स बनाएगा, और टी लिम्फोसाइट एक्चुअली फाइट,
ये फाइट करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाए जाते हैं तो ये फाइट करेंगे। ये भी एक तरीके का प्रोटीन होता है, ठीक है, और ये एंटीबॉडीज़ है। सो टी लिम्फोसाइट्स जो है वो फाइट करते हैं। बी इनिशियली बनता है, प्राइमरी स्टेज में बन जाता है। जैसे हमारी बॉडी में कोई इंजेक्शन आएगा उस समय बी बन जाएगा, और बी फाइनली उसको टी को प्रोड्यूस करेगा जब जरूरत पड़ेगी, राइट। ये इम्यूनिटी का तो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे काम करता है, ठीक है। तो इतना अगर आपने समझ लिया है तो आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है। पर उसके पहले हम एक चीज और देख लें। टी सेल्स डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। टी खुद से प्रोड्यूस नहीं करते, बी सेल प्रोड्यूस करते हैं, और बी सेल टी सेल को प्रोड्यूस करते हैं, टी सेल फाइट करेगा। सो टी सेल डू नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीबॉडी, दे आर देमसेल्व्स एंटीबॉडीज, ठीक है। अब दूसरा आता है कि आखिर ल्यूकोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स क्या है, ठीक है। तो जितने भी WBC हैं, ठीक है, दे ऑल आर ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर ऐसे एंटीबॉडीज होंगे जो फाइट करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज से, उसको कहा जाएगा लिम्फोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स एक बड़ा सेक्टर है, सबसेट है, बड़ा सेट है जिसके अंदर लिम्फोसाइट एक छोटा सबसेट है। इस तरीके से आप मान सकते हैं, राइट। तो इतना आपको ल्यूकोसाइट एंड लिम्फोसाइट समझने में आसानी होगी। एक्चुअली दोनों ही WBC हैं, पर लिम्फोसाइट्स आर वेरी स्पेसिफिक, दे आर जनरल, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब आते हैं हम, अच्छा और भी इसमें कुछ है, एक और जैसे है एक्टिव वर्सेस पैसिव इम्यूनिटी होती है एक चीज जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी क्या चीज होती है? देखो, एक्टिव इम्यूनिटी वो है जो स्लो होता है, राइट, और पैसिव इम्यूनिटी वो है जो फास्ट होता है। स्लो कहने का मतलब कि जैसे जो इनिशियली आपके बॉडी में धीरे धीरे बनती है, बाय बर्थ आपको मिलता है, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी जब एंटीबॉडीज रेडीमेड बना करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाए, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो इसका डिफरेंस क्या है कि एक्टिव जो होगा, ठीक है, ये आपकी बॉडी में डेवलप होगा, और जो पैसिव है ये रेडीमेड है। रेडीमेड इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडीज बना करके जब आपकी बॉडी में दिया जाए, सो दैट बिकम्स पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी आपकी बॉडी खुद से डेवलप करेगी। अगर आप हेल्दी होते जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाती है, आप डाइट अपना ठीक रखते हैं तो आपकी इम्यूनिटी ठीक हो जाती है, दैट इज पार्ट ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी। लेकिन वहीं आपको अगर एक इंजेक्शन दिया जाए तो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। अब देखो, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन सबसे पहले हम करेंगे मेन क्वेश्चन, उसके बाद, या फिर पहले इसी को कर लेते हैं। यहीं पे देखो, तो यहाँ पे कुछ चीजें मैंने डाली हैं, जैसे कि मदर्स मिल्क, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं, जो इनिशियली बर्थ के कुछ दिनों बाद ही अवेलेबल हो जाता है, कुछ दिनों बाद तक अवेलेबल रहता है, उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। उसमें जो एंटीबॉडी होती है वो IgA होती है। इसको ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। तो ये कौन सा इम्यूनिटी में आएगा, पैसिव या एक्टिव, ठीक है, जो मदर्स मिल्क है। दूसरा, जब आप स्नेक बाइट के टाइम पे जब आपको कोई इंजेक्शन दिया जाता है तो वो पैसिव होगा या एक्टिव होगा? जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी में बनेगी वो पैसिव होगा या एक्टिव होगा, ये क्वेश्चन है। अगर इसका आंसर आपको करना पड़े तो यू सी, जो मदर्स मिल्क है, जो कोलेस्ट्रम है, जो एंटीबॉडी IgA है, वो डायरेक्टली आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है थ्रू मदर्स मिल्क, राइट। सो दैट बिकम्स पैसिव इम्यूनिटी। आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये एक्टिव इम्यूनिटी होनी चाहिए, और ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में अगली बार पूछा जा सकता है, क्योंकि इम्यूनिटी से काफी बार पूछ रहे हैं, इसलिए मैंने ये सारे डिटेल्स यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। जो मदर्स मिल्क है दैट इज पार्ट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, एक्टिव का पार्ट नहीं है। उसी तरीके से जो इंजेक्शन है स्नेक बाइट के टाइम पे आपको लगाए जाते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, ये एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट नहीं है, राइट। सेम वे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो लगता है आपको, वो भी पैसिव इम्यूनिटी होगा, और वो ईस्ट से बनाया जाता है। तो जस्ट यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने ऐड कर दिया है। अब देखो कि अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर, और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, राइट। नाउ द क्वेश्चन सेज कि कौन सी एंटीबॉडीज बनती है हमारी बॉडी के अंदर, बाई कौन बनाता है? सो बाई ओनली टी सेल्स, तो टी सेल्स तो बनाते नहीं। बाई बोथ बी टी, नहीं, बोथ नहीं बनाते। बाई ओनली बी सेल्स, सो सिर्फ बी सेल ही हैं जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। टी सेल्स नहीं बनाते, ओनली बी सेल्स बनाते हैं, राइट। सो इस तरीके से इसका आंसर सी हो जाएगा। नाउ सी, इसको करने के लिए या तो आप रट्टा लगा सकते हो
पर रट्टा लगाने के बाद भी इसको ध्यान रखना है या फिर याद रखना है इतने अच्छे तरीके से इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट कैटेगरी में रखूंगा और इसको करने के लिए आपको पूरी इम्यूनिटी का आइडिया होना चाहिए कि कैसे काम करता है। नेक्स्ट एग्जाम में 70 सेकेंड में एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेगा ही और इम्यूनिटी से हर साल ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप इसको रिवाइज जरूर करें, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन ऑफ द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विथ एक्सरेज, ठीक है, इज दैट दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, राइट। तो आंसर क्या क्या है, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड्स ओनली, बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड्स ओनली, नन ऑफ दीज। अब देखो कि एक्सरेज होते क्या है। एक्सरेज आर रेडिएशन, आपको पता है, ठीक है, रेडिएशन है एक्सरे, एनर्जी है, एनर्जी का स्ट्रीम है दैट फ्लोज इन अ सर्टेन डायरेक्शन एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रेडिएशन। सो एवरी रेडिएशन इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर होता है कि दैट कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ये डिफ्लेक्ट होगा और हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही होता है, राइट। कुछ चीज़ें ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम नहीं जाएंगे अंदर, पर कुछ बातें ध्यान रखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, ऐसे परपेंडिकुलर चलता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से ये डिफ्लेक्ट होगा क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर है तो वो इंटरेक्ट कर सकता है आसानी से। पर अगर मान लो कि एक क्वेश्चन आपके पास आए और पूछा जाए कि एक चार्ज यहाँ पे Q रखा हुआ है और यहाँ इसके बगल से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है E और एक मैग्नेटिक फील्ड भी जा रही है B, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को B से हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं, सो B। तो पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कौन इसको मूव कर सकता है, मतलब इन दोनों में से किस फील्ड की वजह से ये चार्ज यहाँ से मूव होगा, राइट। सो इसका क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है, सो लेट मी टेल यू कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ मूविंग चार्जेस को ही के ऊपर ही फोर्स लगा सकता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ मूविंग चार्जेस के ऊपर ही फोर्स लगा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूविंग या रेस्ट में भी चार्जेस अगर हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगा सकता है, राइट। उसके लिए कुछ फॉर्मूला होता है, मैं जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूँगा कुछ एक्स्ट्रा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड E, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख दूँ यहाँ पे, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा ये F है, वो होता है Q V क्रॉस B, और V जो है वो वेलोसिटी है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 है तो उस पर फोर्स भी 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, राइट। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग चार्जेस पे ही अपना फोर्स लगा पाते हैं, स्टेशनरी चार्जेस पे फोर्स नहीं लगाते। जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। जब अगर ये सारी चीज़ें पूछे जा रही है तो अगला सवाल यही बनता है कि आपसे ये पूछा जाएगा, राइट। अब देखो जहाँ पे जो एक्सरेज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो ऑब्वियसली वो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों से उस पर डिफ्लेक्ट वो हो सकता है, राइट। इतना सब कुछ समझने के बाद आप इजीली इसको आंसर कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना तो क्लियर है। अब अगला सवाल है रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स। रिन्यूएबल एनर्जी तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको मैं कहूंगा कि ये एक इजी क्वेश्चन है, और इजी के बहुत इजी क्वेश्चन, इसको कोई भी कर सकता था। तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या है, जिसके जो सोर्स है वो खत्म ना हो, वो हम कितना भी उसको यूज करें वो खत्म ना हो। जैसे सनलाइट, अब कितना भी उसको यूज करो वो खत्म नहीं होगा, होगा बहुत टाइम बाद होगा, कुछ बिलियन ईयर्स बाद होगा, बट कल को खत्म नहीं होगा, 50 साल बाद खत्म नहीं होगा, राइट। सो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सोलर, ऑब्वियसली ये रिन्यूएबल एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थर्मल प्लांट्स, देखो थर्मल प्लांट्स में कोल यूज होता है, ठीक है, और कोल इज नॉट पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो 2 जैसे ही कटेगा, आप 2 काट दो यहाँ से, 2 कहाँ पे है, यहाँ पे 2 है और बस एक ही जगह, एक ही ऑप्शन आउट हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, अगेन ये भी कट जाएगा क्योंकि 3 भी नहीं चाहिए हमें, सो 1 and 4 ओनली हमारा ऑप्शन हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम विंड, ठीक है, हाँ बस यही पूछा है कि करेक्ट आंसर। तो जो हमारा
रिन्यूएबल एनर्जी है वो सिर्फ सोलर एंड विंड से यहां पे हमारा आंसर देगा, राइट। अगला देखते हैं, कैटलिस्ट यूज्ड इन हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजिनेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडा है। इसमें क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या वनस्पति घी है। अब ये घी का मतलब वो घी नहीं है जो घर पे हम खाते हैं। वनस्पति घी का मतलब है आर्टिफिशियल घी, जिसको डालडा भी कहते हैं, आर्टिफिशियल घी जी, या फिर जिसको डालडा कहते थे। डालडा एक एक्चुअली ब्रांड का नाम है, अदरवाइज उसको आर्टिफिशियल घी कहा जाता है, ठीक है। वनस्पति घी कहा जाता है। वनस्पति इसलिए क्योंकि वो प्लांट बेस्ड होता है, पर डालडा में हम जानते हैं कि उसमें एनिमल फैट भी मिक्स कर दिया जाता था, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो अब देखो इसमें क्या है कि कोई एक ऑयल होगा, ठीक है, और इसको लैब में ले जा करके इसको हाइड्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजिनेट कराया जाएगा, और उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो पेस्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ऑयल यहाँ पे, ये जो है ऑयल यहाँ पे लिक्विड है हमारा, ठीक है, लेकिन इसको हाइड्रोजिनेशन कराने के बाद वो पेस्ट बन जाएगा, मतलब थिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी ये जो इक्वेशन है, सॉरी ये जो रिएक्शन है, इसको करने के लिए एक कैटलिस्ट लगता है, ठीक है, एक कैटलिस्ट लगता है। पर एक कैटलिस्ट है जो यहाँ पे निकल है एंड पैलेडियम है, दोनों कैटलिस्ट, आयरन कभी कोई कैटलिस्ट का काम नहीं करता, निकल एंड पैलेडियम। अब देखो पैलेडियम और निकल दोनों ही सही है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन ये वनस्पति घी है और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात हो रही है, लैब प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही है। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हम निकेल यूज करते हैं, लेकिन अगर लैब में हमें इसी रिएक्शन को कराना पड़े तो हम पैलेडियम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वनस्पति घी बनाने की बात कर रहा है, सो ऑब्वियसली इसका आंसर ए होना चाहिए, ठीक है। पर इसको क्वेश्चन को या तो थोड़ा और क्लियर लिखना चाहिए था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसा वर्ड यूज किया जाना चाहिए था, अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग इसमें पैलेडियम भी यूज करेंगे, आंसर मार्क करेंगे, और कुछ लोग निकेल भी मार्क करेंगे, राइट। सो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है, ठीक है, और अगर इस लेवल के क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं आपसे एग्जाम में, सो आई कैन टेल यू कि क्वेश्चंस का लेवल और बढ़ने वाला है। और ये अच्छी बात है कि जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मुझे थोड़ा मौका मिलता है कुछ और एक्सप्लेन करने का, अदरवाइज अगर बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, सो आई डू नॉट हैव एनी लेग रूम टू एक्सप्लेन एनीथिंग, राइट। पूछा क्या जा रहा है, एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इनसाइड साइटोप्लास्ट, हाँ साइटोप्लास्ट, ठीक है। सो द क्वेश्चन आपको देख के थोड़ा सा चौंका सकता है अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है, कि डार्क साइड में फोटोसिंथेसिस कैसे हो सकता है। फोटोसिंथेसिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द लाइट, ठीक है, लाइट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस होता है, तो वो डार्क साइड में कैसे होगा। बट द पॉइंट इज कि फोटोसिंथेसिस के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले वाटर प्लस CO2 मिलके बनाएगा ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जो एनर्जी है। इस एनर्जी को यूज कर, और इसको कहते हैं लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। दूसरा होगा इस ATP को यूज करके इसी रिएक्शन को फर्दर आगे बढ़ाया जाएगा, इसको बनाया जाएगा ग्लूकोज में टर्न किया जाएगा, और इसके लिए लाइट की कोई जरूरत नहीं होती है। दैट डज नॉट मीन कि ये लाइट के मतलब प्लांट के डार्क साइड में होता है, दैट डज नॉट मीन इट, ठीक है। तो इसमें लाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास एनर्जी है, जो एनर्जी यहां से आई है, ठीक है। ध्यान से समझना, यहां पे ये जो ATP है वो ATP एनर्जी का सोर्स है, और इसी एनर्जी के सोर्स को यूज करके ग्लूकोज में टर्न किया जाएगा इस पूरे रिएक्शन के प्रोडक्ट को, ठीक है। पर क्योंकि फोटोसिंथेसिस हैपेंस इन 2 फेजेस, ठीक है। फर्स्ट फेज जो लाइट रिएक्शन है उसमें सिर्फ लाइट को यूज करके और यहाँ पे ATP बनाया जाएगा, ATP को यूज करके डार्क रिएक्शन में वो ग्लूकोज में टर्न किया जाएगा, ठीक है। सो दिस डज नॉट डिपेंड ऑन लाइट, राइट। और ये रात में भी हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि रात में ही होता है, ये दिन में भी हो सकता है और दिन में होता रहता है, राइट। लेकिन ये बिना लाइट के भी हो सकता है, जो एनर्जी वहां पे प्रोड्यूस की गई है उस एनर्जी को यूज करके ग्लूकोज में टर्न होता रहेगा, राइट। सो इसलिए इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि डार्क में होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, और ये डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमा में होता है, और ग्रैनम में होता है लाइट रिएक्शन, ठीक है। अब स्ट्रोमा और ग्रैनम देख लो, ये पिक्चर देखो, ये एक क्लोरोप्लास्ट पत्ती के अंदर का सेक्शनल व्यू है, ठीक
ठीक है। और इसमें ये जो पार्ट है दैट इज ग्रैनम, ठीक है, और ये जो पार्ट है यहाँ पे दैट इज स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में होता है डार्क रिएक्शन और ग्रैनम में होता है लाइट रिएक्शन। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अगर आपने इतना भी ध्यान रखा है तो भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैकेनिज्म भी समझ सकते हैं कि डार्क रिएक्शन को क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन को क्या कहते हैं। और अगले एग्जाम के लिए आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के ऊपर अभी तक बहुत अलग अलग सारे एग्जाम में, देखो यूपीएससी में फोटोसिंथेसिस के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैंने सारे लिए भी नहीं है, अब एक दो और छूट गए होंगे। सो ये सारे क्वेश्चन भी यूपीएससी में पूछे गए हैं फोटोसिंथेसिस के ऊपर, मैंने हाईलाइट भी किया फोटोसिंथेसिस 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 फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सो आप इसको, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, सो आप इसको देख सकते हैं और वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम सिर्फ बीपीएससी वाला कर रहे हैं। सो जस्ट टेल यू, गिव यू एन एग्जाम्पल एंड आइडिया कि ये टॉपिक फोटोसिंथेसिस कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिए अब एक चीज़ यहाँ पे मैं कुछ और ऐड करना चाहता था जो भूल गया था, हाँ, कि दो क्वेश्चन है जैसे यहाँ पे आपके पास, इज ऑक्सीजन ऑलवेज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपको हमेशा कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस जब भी होगा तो ऑक्सीजन निकलेगा, पर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि क्या हमेशा ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, देखो अब प्लांट में H2O के साथ अगर CO2 रिलीज रिएक्ट करेगा तो जो हमारा रिजल्ट बनता है उसमें एक ऑक्सीजन बनता है और प्लस यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, ठीक है। लेकिन अगर इस वाटर में H2S लगा दिया जाए, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उस केस में सल्फर गैस रिलीज होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस तब भी होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इज ए बाई प्रोडक्ट, इसका कोई यूज नहीं है, हाइड्रोजन का यूज है, ठीक है। सो हाइड्रोजन का यूज होता है, ऑक्सीजन बिकम्स ए बाई प्रोडक्ट, उसका केमिकल रिएक्शन में कोई रोल नहीं है। तो जो भी यहाँ पे अगर H2S लिया है हमने हाइड्रोजन सल्फाइड, तो उस केस में हमें सल्फर गैस मिलेगा और हाइड्रोजन यूज हो जाएगा ग्लूकोज बनाने में, राइट। तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन कि क्या हमेशा ही ऑक्सीजन रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा है विच लाइट कलर इज एब्सॉर्ब मैक्सिमम इन फोटोसिंथेसिस, कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो सन का पूरा लाइट आता है, ठीक है, उस सन के लाइट में बहुत सारे वेवलेंथ्स हैं, तो विच वेवलेंथ इज एब्सॉर्ब मैक्सिमम, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, जैसे कि मान लो रेड है, ठीक है, ग्रीन है, ब्लू है, आपको बताना है इनमें से कौन है। एक ग्रीन तो नहीं होगा क्योंकि ग्रीन कलर जब हमें दिखता है इसका मतलब है कि ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आ रहा है, दैट इज द रीजन व्हाई वी सी प्लांट्स लीव्स एज ग्रीन, ठीक है, उसका कलर हमें ग्रीन इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो ग्रीन लाइट मैक्सिमम वहां से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। इन दोनों में से रेड लाइट इज द वन, सॉरी ब्लू लाइट इज द वन विच इज एब्सॉर्ब द मोस्ट, उसके बाद आता है रेड लाइट, ठीक है। तो और अगर ऐसे दो पूछा जाए, एनसीईआरटी में सिर्फ दो दिया है कि रेड एंड ब्लू आर एब्सॉर्ब मैक्सिमम, पर इन दोनों में भी अगर देखा जाए तो ब्लू इज एब्सॉर्ब मैक्सिमम, उसके बाद रेड आता है, देन ग्रीन आता है, ठीक है। सो आपको ये चीज अगले एग्जाम के लिए भी आप ध्यान रख सकते हैं क्योंकि अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन एक्चुअली जो मैंने यहाँ पे बताया ये यूपीएससी में एक बार पूछा जा चुका है, बहुत पहले, नॉट नाउ, क्योंकि अब तो यूपीएससी में इस तरीके के बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ठीक है। सो ये काफी पुराना क्वेश्चन है। ये सारा मैंने दिखा दिया, आप इसको देख करके चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एंड आप पीडीएफ से भी इसको कर सकते हैं। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून बिकॉज एटमॉस्फेयर नहीं है सरफेस ऑफ द मून पे। अब देखो कोई भी प्लैनेट हो, ठीक है, कोई भी प्लैनेट हो, उसकी अपनी एक ग्रेविटी होती है, हर प्लैनेट की एक ग्रेविटी होती है क्योंकि उसके अंदर मास है, और ग्रेविटेशन इज अ यूनिवर्सल फेनोमेना, यानी कि जिस बॉडी के अंदर मास है उसके अंदर ग्रेविटी होगी, राइट। सो ग्रेविटी होती है। तो जैसे अर्थ मान लो, सपोज ये अर्थ है, ठीक है, अगर ये अर्थ है तो यहां पे क्या होगा, एक एटमॉस्फेयर होगा। एटमॉस्फेयर किस चीज से बना होगा, एयर से, प्लस मॉइस्चर होगा, ठीक है, कुछ डस्ट भी होगा, ये सारी चीजें, और इन सब का एक मास होता है, ठीक है। उस मास की वजह से इन सब को एक साथ अर्थ जो है अपनी ग्रेविटी की वजह से अपने पास रखता है, नजदीक रखता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, राइट। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से निकल के चले जाना है स्पेस में, दैट रिक्वायर्स ए मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, उस पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम अगर आप रखोगे
तो वो ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। जैसे हम एक पत्थर अगर फेंके आसमान में, वो वापस गिर के वापस लौट के धरती पे आ जाएगा, पर एक पर्टिकुलर स्पीड अगर दे दी जाए तो उसके बाद वो लौट के नहीं आएगा, वो स्पेस में सीधा चला जाएगा। दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। और ये अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दिस इज टू मच। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में कोई ऑब्जेक्ट 11.2 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर कवर करता है तो वो अर्थ की ग्रेविटेशन को पार करके जा सकता है, राइट। सो अगर यहां पे मान लो कि एस्केप वेलोसिटी कम हो जाए, मान लो 5 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाए या उससे भी कम हो जाए, तो क्या होगा कि इसमें से बहुत सारे गैस उड़ के चले जाएंगे स्पेस में, ठीक है, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी काफी कम हो गई है। अभी एस्केप वेलोसिटी काफी ज्यादा है अर्थ पे, तो इन अर्थ जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप में मूव तो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, रैंडम मूवमेंट उनकी चल रही है, बट दे कैनॉट एस्केप अर्थ, राइट। सो इस केस में, मून के केस में क्या कह रहा है कि मून के जो ऑप्शन है उसको देखो, इट रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, इसका कोई लेना देना ही नहीं, इसका लेना देना एस्केप वेलोसिटी से है, तो ये चला जाएगा। इट गेट्स लाइट फ्रॉम सन, ये भी नहीं है। एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज लेस देन द आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस क्या है? रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब वर्ड्स क्या है, ये सब एक्चुअली फिजिक्स में 11th-12th में पढ़ने होते हैं। आरएमएस, एस्केप वेलोसिटी, वहाँ पे काफ़ी कुछ हम जब पढ़ते हैं तो उसको डिटेल में कैलकुलेट करते हैं, उस पर न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हमने किए हैं, तो इसलिए आई नो ऑल दिस थिंग्स। लेकिन जिन लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि ये सारे वर्ड्स कहाँ से आ रहे हैं, सो वो थोड़ा सा उनके लिए हैवी हो सकता है, राइट। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज क्वेश्चंस आर टफ, क्योंकि ये बहुत अंदर से जाकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आपने उतना अच्छे से नहीं पढ़ा है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अगर कर भी पाओगे तो आप ये सब चीज़ें पढ़ के भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है कि एस्केप वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज लेस देन आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है कि जिस स्पीड से कोई भी मैं जस्ट ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंट्रोड्यूस ना करूँ ताकि ज़्यादा कॉन्सेप्ट हैवी ना हो जाए, पर इसको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको। रूट मीन का मतलब होता है कि कोई जो एटम है, कोई एयर मॉलिक्यूल है, कुछ भी है, वो जब रैंडम ऐसे घूमता है, ठीक है ना, तो इन सब की जो स्पीड है अलग अलग डायरेक्शन में, उन सब का एक एवरेज निकाल लिया जाता है, जिसको रूट मीन स्क्वायर कहा जाता है। मोटा मोटी इतना समझो, ठीक है। तो इसकी एवरेज स्पीड जो है, उससे अगर एस्केप वेलोसिटी ही कम हो जाए तो ऑब्वियसली ये उड़ के चला जाएगा स्पेस में, राइट। दिस इज व्हाट द सी ऑप्शन सेज। इट्स क्लोजर टू अर्थ, ये भी गलत है। सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस हम कह सकते हैं कि रियली टफ क्वेश्चंस हैं, राइट। बोल बोल के मेरा गला सूख जाता है, सॉरी। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल। अब देखो, वाटर सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं उसके लिए एक ट्रिक होता है, बस वो याद रखो, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं होगी। जितने भी वाटर सॉल्युबल या फिर फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल जो हमारे विटामिन्स हैं, उसको याद रखने के लिए बहुत ही सिंपल है, B प्लस C एक्सेप्ट B12। B12 वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। बाकी B के सारे, B में बहुत सारे विटामिन होते हैं, और C, ये दोनों को छोड़ करके बाकी सारे के सारे वाटर सॉल्युबल नहीं है। ओनली दीज टू आर वाटर सॉल्युबल, उसमें भी B12 नहीं है, ठीक है। बाकी सारे फैट सॉल्युबल होंगे। फैट सॉल्युबल का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी के फैट में वो रह जाएगा और वो स्टोर हो जाएगा। वाटर सॉल्युबल का मतलब है कि वो वाटर जो हम पीते हैं उसमें थ्रू यूरिन एक्सक्रीटा वो बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब है कि विटामिन बी एंड सी का हमें रेगुलर इनटेक चाहिए, वो कंटिन्यूसली हमारी बॉडी में आते रहना चाहिए, तभी हम इसको हम हेल्दी एक डाइट मेंटेन कर पाएंगे, हेल्दी हेल्थ अपना मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है। सो इसलिए आप यहाँ से देख सकते हो कौन कौन है इसमें आर वाटर सॉल्युबल। तो इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि हमें को पता चल गया कि सिर्फ बी और सी होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, ठीक है। नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने डिटेल लगा दिया है, ये विटामिन्स, उससे होने वाली बीमारियाँ, सोर्सेस, डेफिशिएंसी डिजीज़,
ये चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी यूजफुल, आपको ये काम आएगा। ठीक है, ये बड़ा अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है कि बिसाइड्स स्प्रेडिंग मलेरिया एनोफिलीज मॉस्किटोज आर ऑल्सो वेक्टर्स ऑफ। अब देखो, एक एनोफिलीज होता है, तो कुछ मच्छर की प्रजातियां हैं, आपको 2-3 याद रखनी है। एनोफिलीज, ठीक है, एडीज, क्यूलेक्स, 3। अब देखो, क्यूलेक्स जो है वो फलेरिया और एंसेफेलाइटिस करता है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, क्यूलेक्स फलेरिया एंड एंसेफेलाइटिस करता है। एनोफिलीज जो है वो आपको मलेरिया देगा। मलेरिया कहीं यहाँ पे, यहाँ पे क्या मलेरिया है ही नहीं। सो एनोफिलीज आपको देता है मलेरिया। ठीक है, और जो एडीज है ये आपको देता है डेंगू, जिसको डेंगू भी पढ़ते हैं लोग। ज़्यादा बड़े अंग्रेज लोग इसको डेंगू पढ़ते हैं, छोटे अंग्रेज लोग इसको डेंगू पढ़ते हैं, राइट। सो क्यूलेक्स आपको देगा एंसेफेलाइटिस एंड फलेरिया, एनोफिलीज आपको देगा मलेरिया, एडीज आपको देगा डेंगू। ठीक है, तो इसमें क्या मिल रहा है? कोई नहीं। एनोफिलीज आपको कभी कभी जो एनोफिलीज है वो आपको फलेरिया भी देता है, लेकिन इंडिया में नहीं है ऐसा, मतलब अलग अलग जगह पे इसका चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो एनोफिलीज समटाइम्स गिव्स यू फलेरिया ऑल्सो, बट नॉट इन इंडिया। इंडिया में एनोफिलीज गिव्स यू ओनली मलेरिया, मतलब यहाँ पे काफी डिवाइडेड है, सबका काम बटा हुआ है। एडीज गिव्स यू डेंगू एंड क्यूलेक्स गिव्स यू एंसेफेलाइटिस एंड फलेरिया। ठीक है, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट भी रखा है, तो दिस थिंग आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, एनोफिलीज एंड एडीज, मलेरिया, एडीज से आपको डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, येलो फीवर, ये सब एडीज से आता है, मलेरिया के मच्छर से नहीं आता। और यूपीएससी में इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मलेरिया का जो मच्छर है, वेक्टर है, उसी से हमें डेंगू भी होता है। सो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। डेंगू के लिए हमें मलेरिया वाला वेक्टर नहीं चाहिए, हमें डेंगू के लिए स्पेशलाइज्ड वेक्टर चाहिए। ठीक है, जो कि है एडीज। ठीक है, एडीज मच्छर बाइटिंग टाइम ये रात में काटता है या दिन में काटता है। ठीक है, रेस्टिंग पोजीशन, बॉडी एट एन एंगल, ऐसे बैठेगा, और डेंगू वाला ऐसे सीधा बैठता है। ठीक है, लैंडिंग पोजीशन जो है। एग्स सिंगली ऑन वाटर लेड ऑन वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स, वाटर टाइप क्लीन स्टैग्नेंट वाटर, क्लीन स्टोर्ड वाटर, प्लेन ब्राउन अपीयरेंस है, वाइट एंड वाइट स्ट्रिप्स। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं, राइट। और कुछ डिटेल जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग बीमारियाँ हैं, उनकी सोर्सेस हैं, कहाँ से हो रहा है, और ट्रांसमिशन क्या है, उसको कैसे बचा जा सकता है, ये सारा डिटेल है यहाँ पे। इफ़ यू गाइज विलिंग तो आप इसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले सकते हैं। ठीक है, एक और यूपीएससी में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है मलेरिया के ऊपर, मॉस्किटो के ऊपर। आई थिंक मॉस्किटो रिपेलेंट में कौन सा यूज़ करते हैं, और इसमें लेमन ग्रास यूज़ करते हैं। जिनको नहीं पता है उनको, ये आई थिंक 21 या 22 का क्वेश्चन है, 20 का क्वेश्चन है, आई गेस 2020 का क्वेश्चन है, राइट। सो ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते रहते हैं। मलेरिया वगैरह, मच्छर वच्छर, ये यूपीएससी बीपीएससी इन सबका फेवरेट टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, ये मलेरिया फैलता है कैसे, उसके लिए है, बस इसमें हम जाएंगे नहीं अभी। बस इतना ध्यान रखो कि मलेरिया का जो वेक्टर है वो ह्यूमन और मॉस्किटो, एनोफिलीज, दोनों को साथ मिलके वो पूरा एक चेन है। ठीक है, तभी वो उसका वेक्टर फैलते रहता है। जैसे मैं जो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, जैसे इंसान को मच्छर ने काटा, उसके लीवर में जाएगा, लीवर में वो जो वायरस है, वो जो पैरासाइट है, सॉरी नॉट वायरस, पैरासाइट जो है वो एक्सप्लोड करेगा। ठीक है, उसके बाद उसके अंडे बनेंगे और वो इंसान के ब्लड में आ जाएगा, लीवर से निकल के ब्लड में जब आएगा, फिर उसको जब मच्छर काटेगा तो वो कोई नया मच्छर होगा जो उस वेक्टर को ले करके और वापस फिर से इंसान तक पहुंचाएगा। सो ये एक पूरा साइकिल है। ठीक है, आई बात समझ में। सो ऐसा नहीं है कि वो मच्छर के अंदर ही सारा काम हो जाता है, इंसान को दे जाता है, इंसान से भी वापस ले सकता है वो मच्छर। इसलिए मलेरिया अगर किसी को है, उसके साथ आप अगर सोओगे तो आपको भी मलेरिया होने के चांसेस हैं। ठीक है, सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों ने शायद गलती करी होगी। टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टर्मरिक प्लांट। अब आपको पता है कि जब हल्दी उखाड़ते हैं हम, तो उसकी जड़ से हल्दी निकलता है, जड़ से उसको निकाल के से तोड़ते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसको कूटते हैं, फिर हल्दी बन जाता है, हल्दी पाउडर बन गया। ठीक है, सो हम क्या मार देंगे कि ड्राइड रूट, फूट क्या होता है, पौधों में फूट नहीं होता, सो ड्राइड रूट। ठीक है, हम टिक कर सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि जो वो है वो, सॉरी सीड नहीं, स्टेम, इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि हल्दी जो टर्मरिक हम यूज करते हैं, ठीक है, वो रूट नहीं है, दैट इज नॉट रूट, वो मॉडिफाइड स्टेम है।
ठीक है, वो मॉडिफाइड स्टेम है, वो रूट नहीं है, राइट? तो इसलिए हल्दी, पोटैटो ये सब जो है मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं, रूट्स नहीं होते। तो दिस इज सम एग्जांपल। देखो जैसे अंडरग्राउंड स्टेम्स नॉट रूट्स, जैसे पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, अनियन, ये सारे स्टेम्स हैं, रूट्स नहीं हैं, ठीक है। लेकिन ट्रू रूट्स कौन से हैं? जैसे कैरेट, वो रूट्स हैं, रेडिश, बीट रूट, टर्निप, ठीक है, जिसको इसको पता नहीं शलगम कहते हैं शायद, बीट रूट तो आपका वो हो गया जो लाल वाला होता है, उसको क्या कहते हैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा। रेडिश भी वैसा ही कुछ होता है, कैरेट गाजर है, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स आपको ये ध्यान रखना है, फेक रूट्स, ट्रू रूट्स, ठीक है। ये अगेन देखो, अब ये सवाल अगेन एक टफ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आपको कैपेसिटर नहीं पढ़ा है आपने, 10th क्लास में तो कैपेसिटर है भी नहीं, 10th क्लास के फिजिक्स में कैपेसिटर है ही नहीं, ठीक है। लेकिन 11th क्लास में भी ये जैसे कैपेसिटर के ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमने एच सी वर्मा, तो ऐसा हमने पेज उसका रटा हुआ है, राइट। सो इतना सारा सॉल्व किया था हमने एच सी वर्मा, पर फिर भी ये क्वेश्चन देख करके मुझे एक बार देखना पड़ा कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है तो बढ़ता है घटता है, मतलब काफ़ी अंदर जा करके पूछा इन्होंने, राइट। सो देखो क्या है रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अब ये होता है क्या, रिएक्टेंस को एक सी से लिखते हैं और ये होता है 1/f, कैपेसिटेंस सी होता है और यहाँ पे कुछ तो फॉर्मूला है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, राइट। सो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी यानी करंट की फ्रीक्वेंसी, जो अल्टरनेटिंग करंट हम यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। डीसी करंट में तो कोई फ्रीक्वेंसी होती नहीं। सो उस केस में जो फ्रीक्वेंसी है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे रिएक्टेंस जो है उसका वो कम होगा, ठीक है। तो उस केस में और रिएक्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, रिएक्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर इनवर्सली डायरेक्ट कनेक्टेड, ठीक है। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, नहीं स्क्वायर रूट भी नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब बताओ इतना अंदर जाकर के कैपेसिटर कौन पढ़ता है बीपीएससी के लिए, ठीक है। पर इन्होंने पूछा है क्वेश्चन और अगले साल और भी पूछे जाएंगे, जैसे 71st में भी कई सारे क्वेश्चंस इन्होंने न्यूमेरिकल्स के डाले हैं फिजिक्स से, तो आएंगे क्वेश्चंस। अब फिजिक्स के या साइंस के क्वेश्चन जो है वो टफ किए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप साइंस पढ़ो। पहले क्या साइंस के नाम पे जनरल नॉलेज पूछा जाता था कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने करी, ये सब साइंस नहीं है, ये सब जनरल नॉलेज है। साइंस इज दिस कि जब आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाए, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में उसका डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा वो पूछा जाए, या फिर डार्क रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है वो पूछा जाए, दीज आर साइंस, साइंस के क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो आपको क्या है अभी साइंस से के अंदर जाकर के पढ़ना पड़ेगा। पहले ईजी था क्योंकि पहले जनरल नॉलेज था साइंस से रिलेटेड, तो उसको कोई भी रट लेता था। अभी रट्टा मारने से नहीं होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो इसका आंसर ए होगा। चलिए अगला देखते हैं। ये सारा गैप मैंने इसलिए रखा है ताकि मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े तो आई कैन डू देयर। अब अगला सवाल, ये तो बहुत सिंपल है, सार टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू, विनेगर में कौन सा एसिड होता है बस आपको वो बताना है, ठीक है। सिट्रिक एसिड नहीं, फ्रूट्स में होता है, टार्टरिक, लैक्टिक, नन ऑफ दीज। तो देखो एसिड जो विनेगर में होता है वो एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। उसका मैंने यहाँ पे लिस्ट लगा दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन सा एसिड कहाँ कहाँ पे है। एसिटिक एसिड है विनेगर में, फॉर्मिक एसिड एंड स्टिंग जो चींटी काटती है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट ऑरेंज लेमन इसमें होता है, लैक्टिक एसिड तो कर्ड में हो गया, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में होता है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला सिट्रस फ्रूट्स में हो गया, टार्टरिक एसिड टैमरिन ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये उनके सोर्सेस हैं, नेचुरल सोर्सेस हैं उन एसिड्स के, राइट। और एसिड हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए जब हम इनको खाते हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा रहता है। एसिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पर ये बस याद करने वाला था। तो कुछ क्वेश्चंस इन्होंने इजी रखे हैं, पर कुछ क्वेश्चंस सच में बहुत मुश्किल किए हैं। ये क्वेश्चन अगेन कॉमन सेंस से भी किया जा सकता था। हाइड्रोजन को स्टोर किया जाना है फिजिकली, तो कैसे करेंगे? इन फॉर्म ऑफ हाइड्राइड्स। अब देखो हाइड्राइड्स जब बना दोगे तो वो एक केमिकल बन गया अगेन, ठीक है। अब केमिकल बन गया तो उससे हाइड्रोजन निकालने के लिए फिर से एक रिएक्शन करना पड़ेगा, तभी तो हाइड्रोजन निकलेगा बाहर। तो ये सही नहीं होगा तरीका। इन फॉर्म ऑफ वाटर, वाटर के फॉर्म में रख दोगे तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस करके फिर वापस हमें हाइड्रोजन चाहिए होगा, तो ये भी अगेन सही तरीका नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि आपने काम बढ़ा दिया ना, आपको सिर्फ हाइड्रोजन स्टोर करना है कि जब चाहे तब उसको हम वापस यूज कर सके। और इन दैट केस बाय कंप्रेसिंग हाइड्रोजन गैस, जब उसको कंप्रेस करके रख दोगे किसी सिलेंडर में तो आप उसको यूज कर सकते हैं,
है ना। जैसे एलपीजी से हम उसको रखते हैं स्टोर करके, अब उसको किसी दूसरे केमिकल के फॉर्म में रख देंगे तो फिर जब हमें यूज़ करना होगा तो वापस हमें केमिकल रिएक्शन करवाना होगा, एंड दैट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। दिस वाज इजी, ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। ये भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर हो सकता है कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो, थोड़ा ट्रिकी है पर इजी है। ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमिन्ड बाय, देखो ब्लड ग्रुप जो निकलता है किसी भी इंडिविजुअल का, वो आरबीसी में जो एंटीजेंस होते हैं उसके ऊपर लगे हुए, उसको मेजर करता है। क्योंकि कोई एक्स्ट्रा ब्लड जब डालोगे वो एंटीजन हमारे उस, अगर बाहर से जो ब्लड आया है उसको फाइट करेगा, राइट। लेकिन अगर सेम एंटीजन हो तो फाइट नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो सेम ही है, बॉडी पहचानती है। ठीक है, बॉडी दूसरी बाहर से कुछ भी आ जाए उसको इमीडिएटली पहचान जाती है। हमारे बॉडी पे इतने सारे बाल है, लेकिन एक बाल अगर हमारे गले पे आके चिपक जाए हमें तुरंत पता चल जाता है कि बाहर से कुछ तो आया है। हमारी ही बॉडी का गिर जाए तो हमें तुरंत पता लगने लगता है, क्योंकि उसका चार्ज चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसा महसूस जरूर किया होगा आपने। तो शेप ऑफ आरबीसी नहीं, प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन से ब्लड ग्रुप का कोई लेना देना नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी नहीं, नन ऑफ द अबव। ठीक है, कॉम्बिनेशन से भी नहीं होता, नन ऑफ द अबव कह सकते हैं कि इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, और ये कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, मतलब ये ऑप्शन भी क्लियर नहीं है। अब कुछ लोग इसको भी कर देंगे कि ठीक है आरबीसी डब्ल्यूबीसी के कॉम्बिनेशन से, पर डब्ल्यूबीसी का कोई रोल नहीं होता ब्लड ग्रुप में। ठीक है, सो इसलिए हम इसको गलत करेंगे, इसको सही करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है जो भी यहाँ पे बातें हो रही है। ये जैसे करंट अफेयर्स का मैटर है, साइंस एंड टेक वाले चैप्टर में आएगा, और इसलिए 3D प्रिंटेड इंडिया का फर्स्ट जो रोबोट है दैट इज मानव। ठीक है, उसका पिक्चर यहाँ पे हमने लिया है, और आप अगर इसको गूगल से करोगे तो आप देखोगे कि ये वाला रोबोट पुशअप कर रहा है। इससे लोग पुशअप करवा रहे हैं। ये बोला कि भाई ठीक है, अगर मानव नाम रखा है, मेल नाम दिया है ओबियसली, तो इसको पुशअप करवाओ, राइट। सो आप देख सकते हो न्यू दिल्ली में बनाया गया है, आईटी बॉम्बे के हेल्प से बना है। ठीक है, वो डांस वगैरह सब कर सकता है। द इशिहारा टेस्ट, इशिहारा टेस्ट जो है वो कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज होता है। ये बस एक कह सकते हैं कि करंट अफेयर, सॉरी जनरल नॉलेज का मैटर है, इसमें साइंस का कोई लेना देना नहीं है। सो बोन डेंसिटी के लिए डेक्सा टेस्ट होता है, सॉरी डेक्सा टेस्ट होता है बोन डेंसिटी के लिए। आईक्यू के लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है, हीमोग्लोबिन लेवल के लिए आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। इशिहारा टेस्ट कलर ब्लाइंडनेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है अगले एग्जाम में फिर से पूछा जाए, बट यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट कोई छूटा तो नहीं। लाइट वेट बुलेट प्रूफ हेलमेट्स एंड जैकेट्स यूज विच आर द फॉलोइंग फाइबर्स फॉर द प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे नायलॉन आप इजीली कट कर सकते हो, क्योंकि नायलॉन आपको पता है उससे क्लॉथ्स बनते हैं, कपड़े बनते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट कैसे बनेगा, तो ये चला जाएगा। टेरिलिन भी कपड़े बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है, बचता है केवलार। केवलार इज द राइट आंसर, क्योंकि इसी को यूज करके हम बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाते हैं। ठीक, ये भी जस्ट जीके का एक क्वेश्चन था। ये अच्छा सवाल है। अब देखो इसमें भी बहुत सारे लोगों को काफी दिक्कत आएगी कि कैसे इसको किया जाए। ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, साइंस से रिलेटेड फिजिक्स का न्यूमेरिकल है ये। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m kg, मास दे दिया गया है m kg, ठीक है, एंड ए चार्ज ऑफ e कूलॉम्ब, e कूलॉम्ब चार्ज दे दिया गया है, q लिख देते हैं, e कूलॉम्ब फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, यानी कि 0 से इस चार्ज को मूव करा जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस v है। द फाइनल एनर्जी इन जूल्स, फाइनल एनर्जी जूल्स में पूछा जा रहा है कि कितनी होगी जब ये यहाँ पहुंचेगा, मतलब इसमें जब चलेगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो E इक्वल्स क्यू वी होता है, जो एनर्जी है वो क्यू वी होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला ही होता है, और जो भी आंसर आएगा वो जूल्स में ही होगा, क्योंकि ये ऐसा यूनिट यहाँ पे यूज किया जा रहा है, वोल्ट में यूज किया जाएगा, यहाँ पे कूलॉम्ब में यूज किया जाएगा। सो क्यू, अब देखो यहाँ पे इसका चार्ज कितना है, ई है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी है, तो ई वी जूल्स जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ई वी यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से इसको करना था। अगला देखते हैं, ये भी बायोलॉजी का क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ये कह सकते हैं। बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड
बर्ड्स, कलियां, बर्ड्स टिपिकली फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स, लीव्स के पास, बोथ एट द बेस ऑफ लीव्स एंड टिप ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस के टिप पे तो होते ही हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन क्या पत्तियों के जड़ों में भी होता है? तो आपने बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे जिनकी जो कलियां हैं वो पत्तों के जड़ों से भी निकलती है, ठीक है? तो ये उसका राइट आंसर होना चाहिए, एट द टिप ऑफ द ब्रांचेस, टिप ऑफ द ब्रांचेस वो तो है ही, पर बोथ होगा क्योंकि ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? तो ये एक बहुत ही सिंपल सा था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, पर कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो मुश्किल है। अब ये एक अच्छा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल? अब देखो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल। उसी तरीके से एक होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज का लविंग होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज जिसको चाहिए उसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। एंड इलेक्ट्रोफाइल का इलेक्ट्रॉन लविंग यानी कि वो नेगेटिव चार्ज ढूंढेगा, तो नेगेटिव चार्ज ढूंढेगा तो इसमें तो नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी लगा हुआ है, ये क्यों ढूंढेगा? ठीक है, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उसके पास से इलेक्ट्रॉन कम हो गया, जैसे H+ है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया है, हाइड्रोजन के पास वैसे ही एटम नहीं होता, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, तो अब सिर्फ इसके पास प्रोटॉन बचा है, न्यूट्रॉन भी नहीं होता इसके पास, तो इसके पास सिर्फ प्रोटॉन बचा है, ठीक है? सो H+ में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको मौका मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन के साथ तुरंत बॉन्ड बनाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी चाहिए, पर इसको नहीं चाहिए क्योंकि इसके पास ऑलरेडी है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। तो नॉट पूछा है तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राइट? ये भी अगेन जिस डायरेक्शन में ये साइंस के क्वेश्चंस लेके जा रहे हैं, हम टेलिंग यू आने वाले टाइम में आपके साइंस के क्वेश्चंस टफ होने वाले हैं और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होने वाले हैं, ठीक है? 71st का पेपर उठा के आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्विनिन, क्विनिन जो है सिंशोना ट्री से निकाला जाता है, उसकी छाल को उसकी छाल से निकाला जाता है, बार्क से, तो स्टेम बार्क से निकाला जाएगा। स्टेम मतलब उसकी वो हो गया, तना हो गया, ठीक है, जो पौधा हो गया मेन, उसकी छाल से निकाला जाता है, ठीक है? क्विनिन मलेरिया के ड्रग है तो उसको वहां से निकाला जाता है। लीव्स, रूट्स ये सब नहीं है। द कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो जैसे कोई बीकर है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया हमने, अब पूछ रहा है कि इसकी कंडक्टिविटी, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि मान लो NaCl को भर दो इसमें, मतलब इसमें वाटर लो आप एक बीकर में और NaCl घोल दो, अब ये इलेक्ट्रोलाइट बन गया क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोलाइट बन गया, ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट आप पीते भी हैं, जब ORS इज एन इलेक्ट्रोलाइट, उसमें चार्जेस हैं, ठीक है? सो पूछ रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर उसमें डाइल्यूशन किया जाए, कंडक्टिविटी ऑफ, अच्छा कंडक्टिविटी आगे पूछा जा रहा है, इंक्रीजेस स्लाइटली ऑन डाइल्यूशन। अब मान लो कि इसमें डाइल्यूशन और पानी बढ़ा दिया जाए, तो अभी जितने, मान लो कि इसमें 5, ऐसा मानिए कि अभी इसमें जस्ट एग्जांपल के लिए ऐसा मान लो कि इसमें 5 चार्ज हैं अभी और 5 लीटर वाटर है, अब इसको और डाइल्यूट करेंगे तो 10 लीटर वाटर हो जाएगा, ठीक है? तो 10 लीटर वाटर में 5 चार्ज है, यहाँ पे 5 लीटर में 5 चार्ज था, तो कंडक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाएगी। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है? उसको मूव करने की कैपेसिटी, चार्जेस को, ठीक है? सो इंक्रीजेस स्लाइटली ऑन डाइल्यूशन नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा। डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, यस, जैसे हम उसको डाइल्यूट करेंगे उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है? सो ये सही लगता है, पर आगे देख लेते हैं। डज नॉट चेंज, नहीं, डज नॉट चेंज तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आई होप कि आपको ये क्लियर है कैसे किया हमने। अगला देखिए, द डायमीटर ऑफ ए ऑब्जेक्टिव लेंस, अगेन ये भी एक न्यूमेरिकल है और इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है सो आप नहीं कर पाएंगे, और ये सारी ये तो आई थिंक 10th क्लास में भी मिल जाएगा लाइट वाले चैप्टर में, पर इसको करने के लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जो रेजोल्यूशन है उसको निकालने के लिए 1.22 λ/d, लैम्डा जो है वो लाइट का वेवलेंथ होता है, जो लाइट आप यूज कर रहे हैं उसका वेवलेंथ है, डी इज द डायमीटर ऑफ द लेंस जो भी आप यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टेलीस्कोप है, ठीक है? रेजोल्यूशन, डायमीटर ऑब्जेक्टिव लेंस का अगर हम बढ़ाएं या घटाएं तो उसका रेजोल्यूशन क्या होगा? सो आप देखो कि नीचे डी है, यानी डी को अगर डायमीटर बढ़ाएंगे तो रेजोल्यूशन घटेगा, ठीक है? सो डायमीटर को अगर जो लेंस का डायमीटर हम कम रखेंगे
तो रेजोल्यूशन बढ़ेगा। बस आपको यही करना है। रेजोल्यूशन ऑफ एज द डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप, इनके अगर डायमीटर बढ़ता है तो रेजोल्यूशन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, फॉर्मूले से हमने कर लिया, पर विदाउट दैट फॉर्मूला इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ इंजीनियर्ड डायमंड्स, यानी कि जो आर्टिफिशियल डायमंड है उसमें क्या यूज किया जाता है, दैट इज ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज करके ही उसको एक्सट्रीम प्रेशर में डाला जाता है और दैट इट एंड देन इट बिकम्स डायमंड, आर्टिफिशियल डायमंड। ठीक है, तो इसका आंसर जस्ट ग्रेफाइट है। आपको इसमें कुछ नहीं करना था, जस्ट इतना ही मार्क करना था। ये अच्छा सवाल है, ये काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो मान लो कि एक कोई पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे इसके ऐसे तने निकल रहे हैं, ऊपर ऐसे पूरा कैनोपी है इस तरीके से। ठीक है, सो द क्वेश्चन सेज कि a nail is nailed into the trunk of a tree at a point 1 meter from the soil। तो मान लीजिए यहां से 1 मीटर ऊपर यहां पे एक नेल लगा दिया गया। ठीक है, फ्रॉम द सॉइल लेवल आफ्टर 2 years द नेल विल, 2 साल के बाद। अब देखो पेड़ की जो लंबाई है वो ऊपर से बढ़ती है, पूरे में नहीं बढ़ती। ठीक है, यानी कि यहां से ऐड होता जाएगा ऊपर की तरफ। ये वाली यानी कि ये लेंथ जो है जमीन से, इतनी लेंथ जो पहले बन चुकी है वो अब नहीं बढ़ेगी। ट्रीज की लंबाई ऊपर से ऐड होती जाती है। ठीक है, इतना है तो और ऐड होके ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। सो उस केस में अब देखो कि यहाँ पे क्या है, ये जो लेंथ है, ये जो हाइट है वो फिक्स रहेगी हमेशा। नेल जो है हमेशा यहीं पे रहेगा। हाँ, भले ही नेल, क्योंकि उसकी जो चौड़ाई है, जो डायमीटर है पेड़ का वो बढ़ेगा, तो नेल हो सकता है कि अंदर घुस जाए। ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा कि नेल की लंबाई ऊपर चली जाए। सो मूव अप इज नहीं होगा। ठीक है, रिमेन एट द सेम पोजीशन। नाउ दिस इज करेक्ट, रिमेन एट द सेम पोजीशन, मूव साइडवेज, मूव साइडवेज, रिमेन एट द सेम पोजीशन। नाउ ये भी नहीं हो सकता, मूव साइडवेज। साइडवेज का मतलब है कि मूव नहीं करेगा, इट माइट। गेट बंद करो, चलो भागो सब। ओके, पढ़ना है तो आगे, बैठ रहे हैं तो भागो जल्दी। कैसे है सर? सही है सर। हाँ, सो साइडवेज भी मूव नहीं करेगा, वो अपने पोजीशन पे ही रहेगा, बट जस्ट दैट कि वो अंदर चला जाएगा। ठीक है, सो ये भी गलत हो जाएगा, रिमेन एट द सेम पोजीशन, दिस इज राइट। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ शैडो। ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। शैडो क्यों बनता है, क्योंकि मान लो कि यहां पे मैं खड़ा हूं, इधर से लाइट का सोर्स है, तो लाइट इधर नहीं जा पा रही है, दैट्स वाई दिस साइड क्या होगा, अंधेरा बनेगा, डार्कनेस, दैट इज शैडो। और दैट बिकम्स बिकॉज ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। वो ये बताता है कि स्ट्रेट लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। सो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब होता है लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो दिस इज द राइट आंसर। इसमें इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब बस कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, अदरवाइज इट्स जस्ट रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। देन लीवर स्टोर्स, अगेन एक सवाल हमने ऐसा पहले भी देखा और फिर से आ गया कि लीवर में क्या स्टोर। अब लीवर में जो विटामिन स्टोर होगा दैट मस्ट बी फैट सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। ठीक है, फैट सॉल्युबल आपको पता है क्या क्या होता है उसमें, सी नहीं होता, फर्स्ट थिंग फैट सॉल्युबल सी नहीं है। ठीक है, बी के सारे नहीं है, तो क्या पूछा जा रहा है, लीवर में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए एंड बी हो जाएगा, क्योंकि ए एंड बी है तो बी ऑब्वियसली होगा। ठीक है, बी के सारे नहीं है पर फिर भी बी है, तो सो ए एंड बी हम इसको कर सकते हैं सही। ठीक है, देन कम्स व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसके ऊपर 71 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है टेस्ला के ऊपर। ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला है और टेस्ला को पूछा है ऐसा यूनिट में क्या लिखा जा सकता है, राइट। तो अगेन ये क्वेश्चंस देखो सेम थीम पे रिपीट होते रहते हैं, राइट। सो टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सो बस आपको इतना ध्यान रखना है। स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक इज यूज्ड टू ऑब्टेन स्टीम मीथेन।
अब ग्रीन हाइड्रोजन है, ब्राउन हाइड्रोजन है, ग्रे हाइड्रोजन है, नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज को हटा दीजिए, इन तीन में से कोई होगा। तो देखो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब जो कलर कोडिंग है उसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं मैं। हाँ, अब देखो ग्रीन का मतलब है वाटर इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी से हाइड्रोजन बनाया गया है, ठीक है, यानी कि नो एमिशन ऑफ CO2, जीरो एमिशन, जीरो एमिशन। उसके बाद आता है ग्रे, इसमें वेरी हाई एमिशन ऑफ CO2 है और इसको नेचुरल गैस से बनाया जाएगा, नेचुरल गैस का यूज करके हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा। देन ब्लू, इसमें अगेन CO2 का जो प्रोडक्शन है वो बहुत छोटा है, बहुत कम है, ठीक है, आपको देखना चाहिए। CO2 का जो प्रोडक्शन है वो काफी कम है और यहाँ पे कार्बन कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। वेरी हाई अगेन ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन में कोल गैसिफिकेशन, कोल यूज करते हैं। अगेन लो है, इसमें पिंक में न्यूक्लियर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। एंड टॉर्क्वाइज जिसमें मीथेन पैरोलिसिस करते हैं, सॉलिड कार्बन इसमें रिलीज होता है। सो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको ग्रे पूछा है तो आगे कुछ भी पूछ सकता है। सो स्टीम मीथेन जो है वो ग्रे हाइड्रोजन का पार्ट है, राइट। सो आप यहाँ पे ग्रे मार्क कर सकते हैं इजिली, ठीक है। लेकिन आपको जब तक ये पता नहीं होगा कलर कोडिंग, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट करके रख लो किसी भी तरीके से, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए, अदरवाइज आप गलत करेंगे क्योंकि एग्जाम में फिर से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये यूपीएससी में भी पूछा जाएगा, ठीक है, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। यह है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द मेटल्स ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है यहां पे, ठीक है। रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स वुड बी, अब देखो यहां पे आप इजिली इसमें से दो ऑप्शन आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी दो ऑप्शन आप आउट कर सकते हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा इसके बारे में तो भी कॉमन सेंस यूज करो। देखो बताओ यहां पे तीन चीजें दी गई है, ठीक है, 0.5 -3 वोल्ट और -1.2 वोल्ट पूछा है, रिड्यूसिंग कैपेसिटी, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो या तो ये घटते हुए होगा कि अगर इनका जो ऑर्डर होगा या तो घटता हुआ होगा या बढ़ता हुआ होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0.5 -3 वोल्ट एंड -1.2 वोल्ट, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब इसको सही ऑर्डर में लिखिए तो -3 यहां पे आएगा, उसके बाद -1.2 वोल्ट आएगा, उसके बाद 0.5 वोल्ट आएगा। -3 वाला कितना है, बी है, -1/2 सी है और ये ए है। तो अब या तो ए सी बी या बी सी ए, यही दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ए सी बी या बी सी ए, यही में से कोई आंसर हो सकता है, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो दो तो हमने आउट कर दिया। अब इसमें से आप 50-50 ले सकते हो, तो आपके जो सही होने के चांसेस 50-50 है, ठीक है। पर अब आपको काम आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है, राइट। तो अब देखो यहां पे जिसका ये जो वैल्यू है जितना कम होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना कम होगा वो उतना ज्यादा रिड्यूसिंग पावर उसका होगा, ये जस्ट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसके ज्यादा हम अंदर नहीं जाएंगे। बस आप जितना याद रखो कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जितना ज्यादा कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा होगा, आप इसको नोट कर लें, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से बी का सबसे ज्यादा हो जाएगा रिड्यूसिंग पावर एंड ए का सबसे कम हो जाएगा, राइट। आई गेस इतना क्लियर है। देन ये बहुत ही सुंदर सवाल है और काफी कॉन्सेप्चुअल भी है, राइट। लेट्स सी, कंपेयर टू अ बर्न ड्यू टू एयर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द बर्न ड्यू टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज। एक 100 डिग्री का एयर है और 100 डिग्री का स्टीम है, दोनों को आपके ऊपर अगर एक्सपोज किया जाए, आपको अगर एक्सपोज किया जाए इन दोनों के सामने, तो किससे ज्यादा हार्म होगा, किससे ज्यादा दुख होगा, किससे ज्यादा पेन होगा। देखो एयर जो है उसका उसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि वो एयर है, जस्ट एयर मॉलिक्यूल्स है। तो किसी भी चीज का, किसी भी मीडियम का देयर इज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, ये सब फिजिक्स में पढ़ना था तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं इंट्रोड्यूस करूँगा, बस जस्ट बता रहा हूँ। स्पेसिफिक हीट क्या बताता है कि कोई भी मीडियम, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हीट होल्ड कर सकता है अपने 1 किलो अमाउंट में, ठीक है, या 1 लीटर, कुछ भी एक पर्टिकुलर अमाउंट में कितना हीट होल्ड कर सकता है, राइट। सो जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट, एयर की काफ़ी कम होती है। लेकिन यहाँ पे आंसर जो है वो स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में नहीं है, वो लेटेंट हीट के फॉर्म में है। तो लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट होता है कि
जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई मीडियम अपना फेज चेंज करे, राइट, जैसे आपने वाटर को गर्म किया तो वाटर गर्म होगा, तो गर्म होते होते वो वेपराइज होगा, वेपर बनेगा। तो जब तक सारा का सारा वाटर वेपर नहीं बन जाता, ठीक है, तब तक नहीं, ऐसे आइस से स्टार्ट करो, वेपर से नहीं। मान लो आइस है, ठीक है, तो आइस को अगर आपने हीट किया तो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आइस मेल्ट होने लगेगा। मान लो आइस क्यूब है इतना बड़ा, मेल्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए, जो वाटर है यहाँ पे, मान लो आइस मेल्ट होगा तो नीचे वाटर फैलेगा, इस वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, ठीक है, जब तक आइस पूरा का पूरा मेल्ट ना हो जाए। तो एक पर्टिकुलर फेज में जितनी एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट होल्ड करता है विदाउट चेंजिंग फेज, दैट्स लेटेंट हीट, ठीक है। सो बस रफ लैंग्वेज में मैंने बताया आपको। अब देखो क्या है ऑप्शंस। लेस डेंजरस ड्यू टू लो लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। अब देखो जो वाटर है उसकी लेटेंट हीट काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। सो लेस डेंजरस नहीं है, वो एक्चुअली मोर डेंजरस है। 100 डिग्री वाटर इज मोर डेंजरस कंपेयर टू बर्न ड्यू टू एयर। 100 डिग्री जो एयर वाटर का है वो लेस डेंजरस नहीं, मोर डेंजरस है। तो मोर लेस डेंजरस वाला पहले ही हटा दीजिए, मोर डेंजरस ड्यू टू लो लेटेंट हीट ऑफ लो लेटेंट हीट नहीं, मोर, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। मोर डेंजरस ड्यू टू हाई लेटेंट हीट, यस। सो हाई लेटेंट हीट की वजह से आप ज़्यादा डेंजरस है 100 डिग्री वाटर कंपेयर टू 100 डिग्री एयर, राइट। इतना आप समझ लो क्योंकि इससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल आएगी हमें। सो दिस इज इट। आज हमने बीपीएससी 70th का जो पेपर हुआ था जनवरी में, उसका साइंस सेक्शन देखा है हमने। अभी हम साइंस सेक्शन ही देख रहे हैं सारे के सारे, तो अभी हम 69th पे जाएंगे, 68 पे जाएंगे, 67, 66 इस तरीके से जाएंगे। देन वी विल पिक अदर टॉपिक लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरीके से, एंड विल डू ऑल अदर टॉपिक्स आफ्टर दैट। ओके, बाय बाय, सी यू।